हेलो हेलो, कैसे है भाई सभी लोग? यस, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। तो आज क्या है भाई, आज है रैपिड रिवीजन, ज्यादा समय वेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, विद इन 15 to 20 मिनट्स ये चैप्टर को रिवाइज करेंगे। एंड द चैप्टर नेम इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। भाई सबसे पहली बात आती है कि हमें क्या पढ़ना है। देखो आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या शुरू होता है? स्फेरिकल मिरर्स। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर्स। लेकिन साथ में मैं लेंस भी लेके आया हूं। देखो समझ लो क्या है, आपस में इन दोनों का थोड़ा थोड़ा रिलेशन होता है। जैसे कि अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं, क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड्स। याद रखना है हमें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। कैसे नेचर का होता है बेटा? कन्वर्जिंग नेचर होता है। कैसा होता है? जोर जोर से बोलना है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग। कन्वेक्स की अगर बात करें तो कैसा होता है? डाइवर्जिंग। कैसा होता है? डाइवर्जिंग। अगर इसकी बात आए डेफिनेशन लिखने की, क्या लिखोगे? लिखोगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व आउटवर्ड। ठीक है, बहुत क्रिस्प शॉर्ट रखना है, जितने अच्छे तरीके से याद कर लो, इसीलिए इस तरीके की डेफिनेशंस लेके आए। अब आप बात करते हैं लेंस की। इनमें मिरर्स में और लेंस में छोटा सा फर्क है। जो भी हम कनकेव मिरर के नेचर को पढ़ते हैं, वैसे ही नेचर हमें किसका देखने मिलता है? कन्वेक्स लेंस का। तो हम क्या कर रहे हैं? कोरिलेट करके चल रहे चीजों को। कैसे करके चल रहे? कोरिलेट करके। अब आता है कन्वेक्स लेंस की। सेम कैसा नेचर होता है बेटा? कन्वर्जिंग। कैसा नेचर होता है? क्या है डेफिनेशन? थिक एट मिडल बट थिन एट एजेस। बीच से क्या होता है? मोटा, किनारों से क्या होता है? पतला। वही बात आई कनकेव लेंस की। बीच से क्या होता है? पतला, किनारों से क्या होता है? मोटा। कैसा नेचर है? डाइवर्जिंग नेचर है। समझ में आ गई मेरी बात? तो हमें ध्यान रखना है कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस ज्यादातर क्या करते हैं? सेम नेचर को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। अच्छा इसमें बात आई, पेपर में अच्छे से बना के आना बेटा। ये देखो, ठीक है, बात आई समझ में? पेपर में इनको अच्छे से बनाकर आना है अगर आपको ड्रॉ करना है तो। ठीक है, समझ में आया? आया नहीं आया? तो यहां से कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर प्लस कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है बेटा ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स की। कोई पूछ ले भाई पोल क्या होता है, डेफिनेशन आ जाती पक्का। मान लो 3 नंबर में आ गई, इनमें से कोई 3 दे दिया, बोला डिफाइन कर दो। इनमें से कोई भी 3 दे देगा, बोलेगा डिफाइन कर दो। तो ध्यान देना है, पोल क्या होता है? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर और लेंस। दोनों की बात कर दी। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर? लेंस के लिए बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉडी होता है, उसमें से हमने क्या करा? एक छोटा सा हिस्सा काटकर निकाल लिया। तो इसका सेंटर और उस पूरे स्फेरिकल बॉडी का जो सेंटर है वही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्फेयर को अगर मैं गायब कर दूं, ग्रीन पार्ट को देखूं, तो ये केवल कर्व है, इसीलिए हम कह रहे हैं उस कर्व का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आई तो यही, ये सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? ये पॉइंट कहलाता है पोल। क्या कहलाता है? पोल। तो अगर कोई पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आनी चाहिए। अब बात आई प्रिंसिपल एक्सिस की। अब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, हमें पोल भी पता चल गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करने वाली लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं फोकस और फोकल पॉइंट की। बेटा फोकस क्या है? जहां पैरेलल रेस, देखो मैं अगर इस मिरर पे पैरेलल रेस गिरा दूं, तो टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी वही क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। जब रिफ्लेक्ट होकर आ गई, उसके बाद जिस पॉइंट में मिलेंगी वो क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है बेटा। केंद्र, फोकस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र का मतलब होता है जहां सब सेंट्रलाइज हो जाकर, सब जिस पॉइंट पर मिले सारी की सारी। आई बात समझे? फोकल लेंथ क्या है? उसी केंद्र, उसी फोकस पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है बेटा। आई मेरी बात समझ में? ध्यान देना, याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात क्या है? सारी डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस कहां से लेते हैं? पोल से लेते हैं। पोल से मेजर करते हैं। पोल से, हाँ, पोल से मेजर करते हैं बेटा। चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, कुछ भी हो। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ आए हमारे मेन जो टेबल, ये टेबल फॉर्म में क्यों है डाटा? टेबल फॉर्म में बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं इसको। ये क्या है? ये इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर एंड लेंस दोनों है। ये मिरर की टेबल है और ये लेंस की टेबल है। अब देखो आप जरा ध्यान दो, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड कहां रखा है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। कहां बनी इमेज? फोकस पे, फोकस पे। जरा मैच करो,
मैच करो, सिमिलर है बिल्कुल, बस कुछ टर्म्स चेंज है, F2 2F2, यहां F और C बोला है, यहां F2 2F2 बोला है। तो ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है बेटा मिरर और लेंस के होने के कारण। किसके कारण? मिरर और लेंस के होने के कारण। मिरर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं C, लेकिन लेंस में हम 2F2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 2F2 2F1 इस तरीके से यूज करते हैं। तो हमें ध्यान क्या देना है? हमें ध्यान ये देना है, ये जो मिरर की जो ये टेबल बनी है, कौन से मिरर के लिए बेटा? ये है कन्वेक्स। कौन से मिरर के लिए? और मैंने क्या बोला था, लेंस में कौन नेचर सेम रखता है? अरे उल्टा लिख दिया जल्दी में, ये कनकेव होता है बेटा, सॉरी 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 सॉरी, ये होता है कनकेव, ये क्या होगा? कन्वेक्स। ये क्या होगा? कन्वेक्स। तो ये जो टेबल है, देखो सारे के सारे जो पॉइंट्स है, ये देखो साइज ऑफ द इमेज सब सेम है, देखो सब सेम है कि नहीं सेम है? सेम है। ये देखो इमेज का नेचर देखो जरा, सेम है कि नहीं है? है। तो ध्यान क्या देना, एक टेबल याद कर ली और ये बस F2 और 2F2 का ध्यान दे दिया, F1 2F1 का ध्यान दे दिया, तो बेटा आपकी पूरी टेबल सेम है। तो आपको दोनों डाटा एक साथ याद हो जाएंगे। कौन सा? कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। ध्यान देना है, आसानी से याद हो जाएगा। बस क्या करना है? ध्यान देना है। एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज बनेगी कहां पे? फोकस पे। कहां पे बनेगी? कहां लिखा है? ये फोकस पे। कहां पे बनेगी? फोकस पे। इंफिनिटी का मतलब है कहीं दूर, जहां से रेस क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। इंफिनिटी अगर मैं बोल रहा हूं तो रेस को कैसे गिराना है मिरर पे? पैरेलल। या फिर लेंस पे कैसे गिराना है? पैरेलल। इंफिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है? पैरेलल होती है। अच्छा चलो आगे बढ़ते, ये डाटा अच्छे से पढ़ लोगे तो 100% देखना, तुम एमसीक्यू है चाहे कुछ भी हो, या तुमसे बोले रे डायग्राम बनाओ, तो ऐसे बीच बीच में शॉर्ट्स भी आते रहेंगे, उसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे ड्रॉ करना है। लेकिन ये क्या है, अभी ये रैपिड रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, फटाफट चीजों को देख रहे हैं कि रिलेट कर सके। वैसी बात आई यहाँ कन्वेक्स मिरर की। ये टेबल किसके लिए है? कन्वेक्स मिरर। ये मिरर की है, तो यहाँ ये किसकी होगी? हाँ, कनकेव लेंस की होगी बेटा। किसकी होगी? कनकेव लेंस की होगी। आई मेरी बात समझ में? अच्छा ध्यान दो, सेम है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये हमारी क्या बन गई बेटा? प्रॉपर टेबल बन गई है। और देख लो अगर F1 to F1 इनको छोड़ दे तो सारी चीजें हमारी क्या है? लगभग सेम ही है, सेम ही है। ध्यान देने वाली बात क्या होती है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देते हैं बेटा। ये काम की चीजें जो याद रखनी है, आपसे कभी भी इमेज का नेचर पूछ ले, बोले कन्वेक्स मिरर के लिए इमेज का नेचर कैसा होगा? हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही अगर कनकेव लेंस की बात कर दे तो दोनों के लिए, कन्वेक्स लेंस की बात कर दे तो भी हमें ध्यान देना है कि इमेज का नेचर हमेशा क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई मेरी बात समझ में? ठीक है बेटा, ध्यान देना है, टेबल अच्छे से रट जाएगी। अगर हमें ये रिलेशनशिप पता है, अगर हमारे माइंड में क्लियर है इसका नेचर डाइवर्जिंग, तो इसका नेचर भी क्या है? डाइवर्जिंग है। बस कनकेव और कन्वेक्स बनाना आना चाहिए। पता चला यहाँ ऐसा कर दिया और ये कर दिया, बेटा ये कन्वेक्स नहीं है, कनकेव बना दिया हमने। हमें ध्यान देना है कि हम मिरर और लेंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। अच्छा बात आई फॉर्मूले की और साइन कन्वेंशंस की। बेटा साइन कन्वेंशन वैसे मैं अलग तरीके से सिखाता हूं, लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि आपके पास मिरर है, मान लो कोई भी मिरर या कोई भी लेंस है, इस मिरर के पास दो साइड है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। हमें ध्यान ये देना है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है, इमेज है, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कुछ भी है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर लाई कर रहा है तो आप उसे नेगेटिव रख लो सीधे। साइन कन्वेंशन के लिए इतना कर लो बस, आप क्या रख लो? नेगेटिव रख लो। अगर आपको अगर इमेज के केसेस अच्छे से याद है, इमेज के केसेस अच्छे से याद है, तो और बेहतर तरीके से आप चीजों को पकड़ लेंगे, जो कि मैं आपको बीच बीच में सिखाता रहूंगा। अभी आपने क्या देना है? ध्यान ये देना है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमें हमेशा क्या लेनी है? डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है। और अगर राइट हैंड साइड में मिल रहा है तो पॉजिटिव लेनी है। कैसे लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। अच्छा उसके बाद अब बात आई हाइट को। हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। तो इमेज अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस में वर्टिकली अपवर्ड्स है, पॉजिटिव ले लो, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड्स है नेगेटिव ले लो। समझ में आया? आई मेरी बात समझ में? ध्यान समझ में आ गया ना बेटा? हाइट को पॉजिटिव कब लेना है? जब वर्टिकली अपवर्ड्स हो। और हाइट को नेगेटिव कब लेना है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये हाइट किसकी बात हो रही है? इमेज। किसकी बात हो रही है? इमेज। ऑब्जेक्ट की हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है बेटा? तो अगर ये पॉइंट्स हमें ध्यान में, और ये क्या बोला था मैंने? पोल या ऑप्टिकल सेंटर क्या एक्ट करता है? एज ओरिजिन। ये कैसे एक्ट करता है? एज ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब क्या है कि इसी के रेफरेंस में हम सारी डिस्टेंसेस को क्या करते हैं? नापते हैं बेटा। इसी के रेफरेंस में हम सारी डिस्टेंसेस नापते हैं। लेकिन अभी जैसे मैं आपको सिखाता हूं उससे अगर अलग जाए
टू द पॉइंट, विद इन ए स्नैप याद करना है जल्द से जल्द। तो क्या करो, ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव ले लो, राइट हैंड साइड पॉजिटिव ले लो। समझ में आया? अब ये लेफ्ट और राइट क्या है, ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब बात आई मिरर फॉर्मूले की। देखो ध्यान दो, ये फॉर्मूले मेनली ये ही जो फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में लागू होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। दोनों को एक साथ बात कर लेते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है। ध्यान दो, मिरर फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और मिरर फॉर्मूले में क्या आ जाता है, बस माइनस आ जाता है। ध्यान देना है, बस एक याद कर लो, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, मेरे साथ बोलो, 1/v प्लस 1/u। तो लेंस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, मैग्निफिकेशन की बात होती है, किसकी बात होती है, मैग्निफिकेशन। यहां मैंने h के ऊपर डैश करा है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। क्या है ये, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा किसके बराबर होता है, नेगेटिव v अपॉन u। किसके बराबर होता है, नेगेटिव v अपॉन u। और यहां देखो जरा, सेम होता है, बस नेगेटिव साइन नहीं है। लेंस के लिए सेम होता है, बस क्या नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं है। समझ में आया? एनालॉजी लेकर चलो, कितने अनुरूप है, स्वरूप है, वो ध्यान दो बस, और कितने ज्यादा क्या हो रहे हैं, डिफरेंट है। डिफरेंस किसका है, बस नेगेटिव साइन का। यहाँ पे भी प्लस और माइनस का साइन का। समझ में आई मेरी बात? तो मिरर फॉर्मूला साथ पे बोलो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन की बात आए तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू नेगेटिव v अपॉन u। और वहां बात आई लेंस की, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज की और बात होती है, दैट इज कॉल्ड पावर। वो केवल लेंस में बात होती है। किस में बात होती है, लेंस में। पावर ऑफ अ लेंस किस में बात होती है, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस किसके बराबर होता है, 1/f। और ये f किस में लेना होता है, इन मीटर्स। अगर आप इन मीटर लेंगे तो p की यूनिट क्या आ जाएगी, डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या आ जाएगी, डायोप्टर आ जाएगी। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, बोले यार दो लेंस है, एक कन्वेक्स दे दिया, एक कनकेव दे दिया, दोनों को रख दिया साथ में, बताओ नेट पावर क्या हो जाएगी। कुछ नहीं करना आपने, नेट पावर निकालनी है तो जितने भी लेंस कंबाइन कर रहा है उनका पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। अब पावर नहीं पता, फोकल लेंथ पता है, तो कुछ नहीं, p इज इक्वल टू 1/f, p इज इक्वल टू 1/f। तो आपको कुछ नहीं करना, जो फोकल लेंथ दी है 1/f, 1/f1, 1/f2 ऐसे करके चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। जैसे कि p नेट इज इक्वल टू आप 1/f1 प्लस 1/f2 ऐसी ले सकते हैं जितने भी। अब f पे ध्यान क्या देना है, नेचर के साथ रखना है। मतलब नेचर कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फोकल लेंथ को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। किसके साथ रखना है, साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं इसको कि क्या हो रहा है, ये साइन कन्वेंशन के साथ रखना। किसके साथ रखना, साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। ठीक है बेटा, अरे ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। आगे कुछ मिरर्स के यूजेस के बारे में 100% पेपर में पूछ लेते हैं भैया। छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें वहां पूछ लेता है, तो ध्यान क्या देना है। कनकेव मिरर कहां का इस्तेमाल होता है बेटा, टॉर्च, सर्च लाइट, क्या लिखा है, व्हीकल हेडलाइट, साथ में बोलो, डेंटिस्ट मिरर, नेक्स्ट मेकअप मिरर। अब अच्छा, बात आई कन्वेक्स मिरर की। देखो कन्वेक्स मिरर का कितने बार पूछ लेता है यूज। इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हीकल्स में कन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हीकल्स में कन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका आंसर क्या है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, हमें ये नहीं मतलब है कि ऑब्जेक्ट की इमेज, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, कैसी बन रही है, पास बन रही है, दूर बन रही है। हमें मतलब है कितना ज्यादा मुझे दिख रहा है मिरर में, मुझे कितना ज्यादा दिख रहा है। जितना ज्यादा दिखेगा उतना अच्छे से मेरा ब्रेन असम्पशंस लेगा, और उतने कम चांसेस है कि इधर उधर दाएं बाएं कम हो। तो क्या है उसका रीजन, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ध्यान देना आप ये बात का कि क्यों मिरर्स व्हीकल्स में कन्वेक्स मिरर रेयर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल करा जाता है। क्यों, अरे जोर से बोलो, यस, आई मेरी बात समझ में। अच्छा, इसके अलावा और ये देखो, जैसे इसने लिख दिया, ये लिखने के बजाय आप सीधे ही भी लिख सकते हैं, रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स, सिक्योरिटी मिरर्स। ठीक है, तो ये तीन हमें कन्वेक्स के भी मिल गए, तो इनको याद रखना है। इन्हें अगर आपने रट लिया तो बहुत आसानी से आप 1 या 2 नंबर अचीव कर लेंगे, और बूंद बूंद से सागर बनता है। तो पेपर में हमें यही ध्यान देना है कि कहां कहां से हम नंबरों को चुरा लें। अच्छा, ये तो थी केवल रिफ्लेक्शन की बात, जहां मतलब रिफ्लेक्शन क्या, रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया हमने तो लेंस में,
है ना। लेकिन हमने लेंस और मिरर्स दोनों समझ लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मूले फोकल लेंथ का मतलब मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का और पावर का, इसके अलावा कुछ है नहीं है। अब बात किसकी आती है, अब बात आती है रिफ्रैक्शन की। तो ये भी काम की चीज है, ये भी समझना जरूरी है। रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है। इस रिफ्रैक्शन के हमने क्या करे, दो लॉस पढ़े हैं। पहला क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। तो ये लॉस याद रखना बेटा, जो ये दो लॉ है हमारे, ये दोनों लॉ याद रखना। दूसरा क्या है, स्नेल्स लॉ, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ये म्यू भी कहते हैं हमसे, क्या कहते हैं, म्यू। ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, अरे नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती। ये है क्या, इट इज अ नंबर, नंबर। ये क्या है, मेजर है। क्या है, मेजर है। कैसा मेजर है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंसर या फिर रेयरर है, कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंसर या फिर रेयरर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की खास बात और बताओ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, किसके, वेलोसिटी के, या फिर मैं बोलूं वेवलेंथ के, या फिर मैं बोलूं वेवलेंथ के। तो ये फॉर्मूला भी पूछ आ सकता है, बोलेगा भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ये है ना। दो मीडियम दे दिए, एक मीडियम में बताया वेवलेंथ इतनी है, दूसरे मीडियम में बताओ वेवलेंथ कितनी होगी, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं और क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल बनाते हैं। अच्छा, बात आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के कंपैरिजन में निकालें, किसके कंपैरिजन में निकालें, लाइट के कंपैरिजन में निकालें, तो हम उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लाइट के कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हमें इसकी वैल्यू पता है, 3 × 10 raised to the power 8 अपॉन v। आए मेरी बात समझ में, ये v उस मीडियम की क्या है, वेलोसिटी है। किसके साथ कंपेयर करा, एयर के साथ। किसके साथ, एयर के साथ। कोई पूछे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आप बोलेंगे जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ कंपेयर करके निकाले तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, एयर या फिर वैक्यूम कैसा मीडियम है, सबसे रेयरेस्ट मीडियम है। कैसा मीडियम है, रेयरेस्ट मीडियम है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, है क्या 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, 1 से या तो बराबर होगा या 1 से हमेशा क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है कि छोटा। अरे रुको 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 रुको, ध्यान दो ध्यान दो। देखो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है कि नहीं है। अब एक चीज देखो, सबसे रेयरेस्ट क्या है, एयर है। उसके अलावा अगर मैं किसी दूसरे मीडियम में जाता हूं, क्या वेलोसिटी वहां ज्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी। तो अगर मैं सी और वी में कंपैरिजन करूं, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब मैं वी के साथ कंपैरिजन करूं तो सी हमेशा क्या होगा, वी से बड़ा होगा। अब छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करेगा, तो हमेशा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये छोटा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा तो 1 से बड़ा आंसर आएगा कि छोटा आंसर आएगा, बड़ा आएगा। इसको अगर लगाऊं तो म्यू एब्सोल्यूट हमेशा क्या होगा, क्या होगा, 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, इससे पहले मैंने गलत साइन लगा दिया था। तो यहाँ पे भी ये जो है इसको देखना मत अभी तुम्हें, ये वाला ये ऐसे होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से क्या होगा, हमेशा बड़ा या फिर उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब उस मीडियम में भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर जितनी वेलोसिटी हो। आई मेरी बात समझ में। तो हमें ध्यान क्या देना, अगर आपसे एक नंबर में पूछ ले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा होता है या बड़ा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 से बड़ा होता है। क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि जिस भी मीडियम में लाइट जाएगी वहां स्पीड ऑफ लाइट से उसकी वेलोसिटी कम ही होगी। तो जब छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1 से बड़ा आता है। समझ में आया, आया ना। तो ये एक नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी एक नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। या फिर क्या बोले, सीधे न्यूमेरिकल निकलवा दे, बोल दे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, बताओ वहां वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज का। अच्छा एक चीज और, इसके अलावा अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको कैसे लिखेंगे आप, ये बताओ, इसको कैसे लिखेंगे आप इसको लिखेंगे μ2 अपॉन μ1। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, μ21, या फिर आप इसको लिख सकते हैं μ21 ऐसे, या फिर इसकी जगह n भी लिख सकते, म्यू की जगह क्या लिख लेते हैं हम, n, ये भी लिख लेते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो आपको ध्यान ये देना है
कि ये क्या है μ2 अपॉन μ1। कैसे पढ़ेंगे, जो ऊपर वाला है उसकी रिस्पेक्ट में क्या निकाल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट में, नीचे वाले की रिस्पेक्ट में। जो ऊपर वाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है किसकी रिस्पेक्ट में, नीचे वाले की रिस्पेक्ट में। तो ये क्या कहलाएगा μ2 अपॉन μ1। आए मेरी बात समझ में। तो अगर मैं लिख रहा हूं μa अपॉन μb, तो साथ में बोलो क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जोर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यस, ए की रिस्पेक्ट, ए का मीडियम निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट में, बी की रिस्पेक्ट में। आई मेरी बात समझे। अच्छा, इसी का रेशियो अगर वेलोसिटी के साथ लेना है, मैंने क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नहीं होता है। तो अगर मैं यहां बोलूं ये म्यू ए लिखा है तो वी ए किधर आएगा, वी ए किधर आएगा, नीचे आएगा। ये म्यू बी नीचे लिखा है तो वी बी किधर आएगा, ऊपर आएगा। इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, मान लो वेवलेंथ की रिस्पेक्ट में निकालना है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। तो हम इसको लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए की फॉर्म में भी बदल सकते हैं। आई मेरी बात समझ में। अब जो मैंने पहले केस बताया था वेवलेंथ वाला, तो आप इसकी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। आई मेरी बात समझ में बेटा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बस ये कंफ्यूजिंग मैटर होता है, बस इतना अगर आपको आता है बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। रिफ्रैक्शन में एक चीज ध्यान देने वाली ये होती है, रिफ्रैक्शन एक्चुअली है क्या, बेंडिंग या फिर चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे। लाइट रे के पाथ में क्या आ जाना, चेंज आ जाना। मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मैंने लाइट रे फॉल कराई। अब मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट पे फॉल करी उसी पॉइंट पे मैंने क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया। अब क्या होगा, यहाँ से लाइट रे के दो रास्ते, इसने जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये नहीं गई, ये ऐसे बेंड हो गई। या फिर अगर मैं मानूं, मैंने बोला यार ये एक मीडियम है, यहाँ एक लाइट रे आई, इस पॉइंट पर मैंने क्या करा, इंसिडेंट रे बना दी, या नॉर्मल बना दिया, इंसिडेंट रे भी मिल गई। अच्छा, इसने जाना तो सीधे चाहिए था लेकिन ये सीधे ना जाकर कुछ इस तरीके से चले गई। अब मुझे बताओ, यहाँ दो चीज देखने मिली, एक बार रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ झुक गई, एक बार नॉर्मल से दूर चले गई। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मुझे ये बताओ 1 और 2 में डेंसर कौन सा है और रेयरर कौन सा है, बताओ तो जरा। यहाँ 1 और 2 दोनों में कंपैरिजन करें, कौन सा वाला डेंसर होगा, कौन सा वाला रेयरर होगा। कैसे ध्यान देना है, मैंने आपको क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। अब वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ देखो ये जा रहा था, इसकी वेलोसिटी जब डिक्रीज हुई तभी तो ये नीचे की नॉर्मल की तरफ गिरेगा, नहीं गिरेगा। अब यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो डेंसर कौन सा होगा, 2 होगा, नहीं होगा, तो ये ऐसे होगा, नहीं होगा, होगा। अब अच्छा, यहां बात करूं, ये क्या हुआ, जा रहा था, अचानक से स्पीड बढ़ गई, तभी तो क्या हुआ, नॉर्मल से दूर भाग गया। तो इन दोनों में से डेंसर मीडियम कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अच्छा, इधर भी मैं बात करता हूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहां अगर कंपैरिजन करूं, आई क्या है, बड़ा है आर से, यहां अगर कंपैरिजन करूं, आई क्या है, छोटा है आर से। या फिर बोले आर एक बार छोटा है, एक बार बड़ा है। कब छोटा है, जब रेयरर से डेंसर में लाइट रे जा रही है। जब रेयरर से डेंसर लाइट रे जा रही है तो रिफ्रैक्टिव एंगल क्या है, छोटा है इंसिडेंट एंगल से। अच्छा है के बाद, अब डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है तो इंसिडेंट एंगल क्या है, छोटा है रिफ्रैक्टेड एंगल से। तो यही ऊपर लिखा है, अगर लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है, यानी कि एंगल ऑफ आर इज लेस देन एंगल ऑफ आई, इसका मतलब मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर, मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर। अच्छा, इसकी बात करें अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो आर क्या होगा, बड़ा होगा आई से, तो इसका मतलब है मीडियम 1 इज या मीडियम 2 इज ऑप्टिकली रेयरर, या फिर मीडियम 1 इज ऑप्टिकली डेंसर। तो आपको ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यार। वो बोलेगा भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे गई, आई इज लेस देन आर, आई इज लेस देन आर, तो बताओ पहला मीडियम डेंसर होगा कि दूसरा मीडियम डेंसर होगा। आई इज लेस देन आर का मतलब क्या होगा, आई इज लेस देन आर, आई इज लेस देन आर, ये वाला कि पहला वाला डेंसर है, दूसरा वाला रेयरर है। आई मेरी बात समझ में। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे अभी हो गई थी ना, ये मिस्टेक नहीं करनी है, इस चीज को ध्यान देना। आई और आर के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने, ये पॉइंट्स बेटा, ये यही तो हिंट्स है फिजिक्स में, ये हिंट्स है। अगर ये आपको आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको डर होना चाहिए। अच्छा, बात आई फाइनल स्टेज की, ये 3 डेफिनेशंस को आप याद कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर है इस पर बेस्ड है। आपको लेंस की डेफिनेशन पूछ दी, क्या जवाब दोगे यार, पता होना चाहिए लेंस क्या होता है। आपसे पूछ लिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है यार, पता होना चाहिए क्या होता है। आपसे पूछ लिया व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, अरे यार पूछने वाला तो पूछ सकता है ना। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आपको इन तीनों के बारे में नहीं पता तो क्या फायदा,
रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है? मिरर्स का होना जरूरी है। रिफ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम चेंज होना जरूरी है। और वही बात आई लेंस की, समझ में आया? तो ये 3 डेफिनेशंस, और जो भी अभी तक पीछे हमने सारी चीजों को पढ़ा, उसके अलावा आपके चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं है जो कि इतना मतलब जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी इधर रख दी, सारी की सारी इधर रख दी है। उन सबको पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो करवा दिए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उन्हें भी प्रैक्टिस कर लेना। ये पूरा का पूरा अगर आपने चैप्टर कर लिया है तो आप इतना समझ लो कि आपको अगर आपने ये सारे जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया, अगर आपने ये समझ लिया है तो इस चैप्टर में इससे डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। बस क्या करना है? क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन लगाने से क्या होगा? एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्या होगा? एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते। थैंक यू सो मच।